Bihar Board Class 12 Political Science Solution Chapter 1 Question Answer। प्रश्न 1, बहुदलीय व्यवस्था क्या है? उत्तर, ऐसी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था जिसमें 2 से अधिक राजनीतिक दल अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, उसे बहुदलीय व्यवस्था कहा जाता है। भारत में बहुदलीय व्यवस्था है। प्रश्न 2, दल बदल से आप क्या समझते हैं? उत्तर, जब कोई निर्वाचित प्रतिनिधि अपने दल को छोड़कर किसी दूसरे दल में शामिल होने की क्रिया को दल बदल कहा जाता है। वर्तमान समय में दल बदल को रोकने के लिए दल बदल कानून बनाया गया है। इसके तहत किसी भी निर्वाचित प्रतिनिधि के द्वारा दल बदलने पर उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। प्रश्न 3, राष्ट्रीय विकास परिषद के क्या कार्य है? उत्तर, राष्ट्रीय विकास परिषद पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति प्रदान करता है। इसकी स्थापना 6 अगस्त 1952 को हुई थी। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है और नीति आयोग का उपाध्यक्ष ही राष्ट्रीय विकास परिषद का भी उपाध्यक्ष होता है। नीति आयोग के सभी सदस्य राष्ट्रीय विकास परिषद के भी सदस्य होता है। इसके अतिरिक्त सभी केंद्रीय मंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक भी राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य होते हैं। नीति आयोग देश के लिए पंचवर्षीय योजना बनाता है और फिर उसे राष्ट्रीय विकास परिषद को सौंप देता है। राष्ट्रीय विकास परिषद में इस पंचवर्षीय योजना पर व्यापक विचार विमर्श होता है और अंतिम स्वीकृति प्रदान की जाती है। इसके बाद इसे पूरे देश में लागू कर दिया जाता है। अतः राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य कार्य यह है कि जो नीति आयोग पंचवर्षीय योजना बनाती है, वह देश के विकास के लिए कितना दक्ष है। उसके बाद राष्ट्रीय विकास परिषद देश में लागू करने के लिए अंतिम स्वीकृति देती है। प्रश्न 4, हरित क्रांति क्या थी? हरित क्रांति के 2 सकारात्मक और 2 नकारात्मक परिणामों को उल्लेख करें। उत्तर, उन्नत किस्म के बीज, उर्वरक, कीटनाशक और बेहतर सिंचाई सुविधा को अनुदानित मूल्य पर उपलब्ध कराकर सरकार नए कृषि उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि लाने का प्रयास किया, जिसे हरित क्रांति कहा जाता है। इसकी शुरुआत श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा 1966-67 में की थी। हरित क्रांति के 2 सकारात्मक परिणाम। क, हरित क्रांति के परिणाम स्वकार खाद्यान्न विशेषकर गेहूं के उत्पादन में काफी वृद्धि हुई, जिससे देश खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर हो गया। ख, हरित क्रांति के मध्य वर्गीय किसानों का एक नया वर्ग सामने आया, जिसने वैज्ञानिक कृषि के प्रति रुचि दिखाई। हरित क्रांति के 2 नकारात्मक परिणाम। क, हरित क्रांति से सिर्फ गेहूं के फसल को फायदा हुआ, धान एवं अन्य फसलों के इससे विशेष लाभ नहीं हुआ। ख, अत्यधिक सिंचाई के कारण जहां जल उपलब्धता में कमी आई, वहीं उर्वरकों एवं कीटनाशकों के अधिक प्रयोग के कारण मिट्टी की गुणवत्ता भी प्रभावित हुई। प्रश्न 5, एक दलीय प्रभुत्व व्यवस्था क्या है? उत्तर, एक दलीय प्रभुत्व व्यवस्था से तात्पर्य उस व्यवस्था से है जहां राजनीतिक दल प्रक्रिया में एक ही दल का प्रभुत्व होता है। उसे एक दलीय प्रभुत्व कहा जाता है। यदि किसी देश में केवल एक ही दल हो तथा उसी दल के सदस्य सरकार में शामिल हो तो वहां एक दलीय व्यवस्था कहा जाता है। प्रश्न 6, श्वेत क्रांति क्या है?
उत्तर भारत को विश्व में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक बनाने की उद्देश्य से साल 1970 में ऑपरेशन फ्लड नाम से एक अभियान चलाया गया था, जो कि आगे चलकर श्वेत क्रांति के रूप में जाना जाता है। सन 1970 में राष्ट्रीय श्वेत विकास बोर्ड द्वारा शुरू की गई योजना ने भारत को विश्व में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक देश बनाने में मदद की। प्रश्न 7। भारतीय राजनीति में कांग्रेस प्रभुत्व से आप क्या समझते हैं? उत्तर भारतीय राजनीति में कांग्रेस प्रभुत्व का अर्थ है कांग्रेस का भारतीय राजनीति में वर्चस्व स्थापित करना। 1952 में भारत में प्रथम आम चुनाव हुए जिसमें कांग्रेस को बहुत बड़ी सफलता मिली। उस समय केंद्र एवं सभी राज्यों में कांग्रेस दल की सरकारें काम कर रही थी। इस सफलता के पीछे कारण था कांग्रेस की मिली राष्ट्रीय आंदोलन की विरासत व पंडित जवाहरलाल नेहरू का चमत्कारी नेतृत्व। इसके अलावा अन्य विरोधी दल भी इस समय बहुत मजबूत स्थिति में नहीं उभर पाए थे। जो गैर कांग्रेसी वोट होती थी वे कई विरोधी पार्टियों में बंट जाती थी, जिससे कांग्रेस को लगातार सबसे अधिक सीटें मिल जाती थी। इस प्रकार 1952 के प्रथम आम चुनाव से लेकर 1962 के तृतीय आम चुनाव तक कांग्रेस का चुनाव विजयी भारतीय राजनीति पर बराबर प्रभुत्व बना रहा। प्रश्न 8। दो राष्ट्र का सिद्धांत क्या है? उत्तर भारत में दो राष्ट्र का सिद्धांत मोहम्मद अली जिन्ना ने दिया, जिसके अनुसार उनकी यह मान्यता थी कि भारत में हिंदू व मुसलमान दो अलग अलग लोग हैं, दो अलग अलग राष्ट्रीयता है, जिनमें अपने धार्मिक विश्वास है, सामाजिक मूल्य है, राजनीतिक आकांक्षाएं है। अतः ये दोनों समुदाय एक जगह नहीं रह सकते हैं। अतः भारत को दो राष्ट्रों में विभाजित अनिवार्य रूप से होना चाहिए। दूसरे शब्द में शीत युद्ध के समय 1945-91 में दो अलग अलग गुटों में विश्व विभक्त था। एक का नेतृत्व सोवियत संघ कर रहा था तो दूसरे का अमेरिका कर रहा था। इसे ही द्विध्रुवीयता कहा जाता है। वैसे राष्ट्र जो दोनों ध्रुवों से जुड़े थे द्विराष्ट्र सिद्धांत के पोषक थे। द्विराष्ट्र सिद्धांत दो मतों, दो प्रभावों एवं दो ध्रुवों के मत को मानते थे। प्रश्न 9। भारत में विविधता में एकता है, स्पष्ट करें। उत्तर भारत एक विविधतापूर्ण देश है। इसके विभिन्न भागों में भौगोलिक अवस्थाओं, निवासियों और उनकी संस्कृतियों में काफी अंतर है। तमिलनाडु, पंजाब और असम के निवासियों को एक साथ देखकर कोई उन्हें एक नस्ल, एक संस्कृति तथा एक देश का अंग नहीं मान सकता है। देश के निवासियों का अलग अलग धर्म, विविधतापूर्ण भोजन और वाटा उतना ही भिन्न है जितनी उनकी भाषा या बोलियां। इतनी भिन्नता के बावजूद भी संपूर्ण भारत एक सूत्र में निबद्ध है। भारतीय संस्कृति अति प्राचीन है और वह अपनी विशिष्टताओं सहित विकसित होती रही है। इसके कुछ विशेष लक्षण हैं जिन्होंने भारतीय एकता के सूत्र की जड़ों को और भी सुदृढ़ किया है। प्रश्न 10। स्वतंत्रता के समय भारत के पास कौन कौन सी चुनौतियां थी? उत्तर स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश के समक्ष तीन मुख्य चुनौतियां थी जो निम्नलिखित है। क भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता हुआ था। आजाद हिंदुस्तान शुरुआती कुछ साल चुनौतियों से भरे थे। भारत में उस समय सबसे बड़ी चुनौती राष्ट्रीय एकता और अखंडता की थी। देशी सियासतों का भारत संघ में शामिल करने का मामला तुरंत हल करना जरूरी था। ख आजादी मिलने के साथ साथ देश का विभाजन भी हुआ था। इस बंटवारे के कारण बड़े पैमाने पर देश में हिंसा हुई। लोगों को पुनः बसना एक बड़ी चुनौती थी।
ग देश विभाजन विस्थापना आदि के कारण धर्मनिरपेक्ष भारत की धारणा पर ही आंच आने लगी। संविधान में देश का धर्मनिरपेक्ष घोषित कर इस चुनौती को हल कर दिया गया। घ भारत लंबे समय तक अंग्रेजों का गुलाम रहा, इसलिए भारत का विकास नहीं हो सका। अतः स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात तेजी से भारत का आर्थिक विकास एक प्रमुख चुनौती थी, जिससे निपटने के लिए सरकार को नियोजन को अपनाया गया तथा अनेक प्रकार की योजना बनाई गई। प्रश्न 11। एक ध्रुवीयता का क्या अर्थ है? यह कब प्रारंभ हुआ? उत्तर, जब अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था किसी एक महाशक्ति के दबदबे में हो तो ऐसी व्यवस्था को एक ध्रुवीय व्यवस्था कहा जाता है, अर्थात पूरे विश्व व्यवस्था में टाक का एक ही ध्रुव अथवा केंद्र हो। 1945-1991 के बीच शीत युद्ध के दौर में अमेरिका और सोवियत संघ दो प्रमुख सत्ता केंद्र थे। आगे चलकर यानी 1991 के बाद विश्व में एक ध्रुवीयता व्यवस्था कायम हुई, जिसका संचालन अमेरिका कर रहा है। प्रश्न 12। उन कारणों का वर्णन करें जिनके कारण 1975 में आपातकाल की घोषणा हुई थी। उत्तर, निम्नलिखित कारणों से 1975 का आपातकाल लागू किया गया। बांग्लादेश से लाखों शरणार्थियों के आगमन, पाकिस्तान से युद्ध और भयंकर सूखे एवं तेल संकट से निपटने के लिए सरकार भरसक कोशिश कर रही थी। तभी विपक्षी दलों ने लोकतांत्रिक संख्याओं को लागू करने के लिए आंदोलन छेड़ दिया। सरकार का मानना था कि बार बार प्रदर्शन करना और सामूहिक कार्यवाही लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। दूसरी बाकी इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री पद से इलाहाबाद उच्च न्यायालय इस्तीफा देने का आदेश दे दी, लेकिन इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना सही नहीं समझा, इसलिए वह इस्तीफा नहीं दे रही थी। ठीक उसी समय जयप्रकाश नारायण दिल्ली के रामलीला मैदान में अपनी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि इस देश के विद्यार्थियों, सैनिकों और पुलिस वालों से मेरा अपील है कि वे लोग इस दमनकारी, निरंकुश सरदार के आदेशों को ना माने, क्योंकि कोर्ट में इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री पद से हटाने को बोल दिया है। बस इसी रैली के आधार पर इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाने का फैसला किया था। प्रश्न 13। गैर कांग्रेसवाद से आप क्या समझते हैं? उत्तर, 1952 से लेकर 1962 तक के चुनावों में कांग्रेस को ही बार बार सफलता मिलती रही, जिससे चुनावी राजनीति पर कांग्रेस का ही प्रभुत्व रहा। गैर कांग्रेसी वोट विभिन्न राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों में बढ़ जाती थी, जिससे कांग्रेस को ही अधिक सीटें व अधिक वोट प्राप्त होती थी। 1967 के चुनाव में इस स्थिति को रोकने के लिए विरोधी दलों ने गठबंधन बनाए तथा कांग्रेस के खिलाफ अलग अलग उम्मीदवार खड़े न करके एक संयुक्त उम्मीदवार को खड़ा किया। गैर कांग्रेसी विरोधी दलों ने एक प्रकार की भावना का नारा दिया कि इस बार कांग्रेस को हराना है। इस भावना को गैर कांग्रेसवाद के नाम से जाना जाता है।